बच्चों, पिछले वीडियोस में अपन ने संविधान के बारे में जाना, संविधान की क्यों आवश्यकता है ये अपन ने जाना। किसी भी देश के लिए संविधान उसकी एक बुनियादी पहचान होता है। फिर अपन ने ये जाना कि भारतीय संविधान बनाने के लिए हमारी संविधान सभा का चुनाव किस तरह से हुआ था, किस तरह हमारी संविधान सभा की कार्यशैली रही और हमारी संविधान सभा ने एक इतने सुंदर संविधान का निर्माण किया जो कि बहुत उपयुक्त है हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए। अब अपन ले लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यानी कि प्रश्नावली। अपन बढ़ते हैं इस चैप्टर की प्रश्नावली की ओर, प्रश्नोत्तर की ओर। फिर देखते हैं पहला प्रश्न, इसमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। नीचे हमें कार्य दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा कार्य है जो संविधान नहीं करता है। पहला, ये नागरिकों को अधिकार की गारंटी देता है। बेशक ये कार्य संविधान करता है। हमारा संविधान हमें मूल अधिकार देता है, हमारे अधिकारों की रक्षा होगी इस बात की गारंटी देता है। यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है। बिल्कुल करता है, अपन ने पढ़ा था अपने चैप्टर में। जैसे कि हमारा भी संविधान सरकार के तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उनमें शक्तियों का बंटवारा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। ये काम संविधान नहीं कर सकता कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। ये काम तो हमें ही करना होगा। हम वोट देते हुए जागरूक होकर वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें, योग्यता देखकर वोट दें, ना कि किसी की जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर वोट दें। तो ये काम संविधान का नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता कि सत्ता में अच्छे लोग आए। यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है, निसंदेह साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। ये वाला काम संविधान का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये हो जाएगा कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात की एक बेहतर दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है। कि संविधान है वो संसद से ज़्यादा प्रामाणिक है, यानी कि संसद से ऊपर है संविधान। तो देखते हैं दलील। संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं ज़्यादा बड़े नेता थे। ये तो कोई बात नहीं हुई। संविधान ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और इसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होंगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो इसमें ये वाला उत्तर सही हो जाएगा कि संविधान ही ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और कौन कौन सी शक्तियां इसको प्राप्त होंगी। इसका निर्धारण कहाँ होता है? संविधान में होता है। तो ये है बेहतर दलील। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बताइए कि संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। गलत या सही बताना है अपन को। सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान हमें जानकारी देता है, लिखित रूप में देता है। संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में होता है और उसकी जरूरत ऐसे ही देशों में होती है। ये कथन गलत है। अपन ने देखा भी था कि जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है वहां पर भी संविधान होता है और वो इस तरह का संविधान निर्माण करते हैं कि वो अपने जो देश की शासन व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक साबित करते हैं। बस संविधान एक कानूनी दस्तावेज है और आदर्शों और मूल्यों से इसका कोई सरोकार नहीं। ये भी पूर्णतः गलत कथन है। संविधान आदर्शों और मूल्यों का ध्यान रखता है। संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है। ये बिल्कुल सही बात है कि एक बुनियादी पहचान हमारा संविधान हमें देता है, एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में लिखित अनुमान सही है या नहीं। उत्तर बताइए, कारण बताना है उत्तर का। संविधान सभा में भारतीय जनता की नुमाइंदगी नहीं हुई। इसका निर्वाचन सभी नागरिकों द्वारा नहीं हुआ था। ये बात, ये कथन गलत है। क्यों नहीं हुई थी नुमाइंदगी? संविधान सभा का हमारा जब चयन हुआ था तो हम सभी ने देखा कि संविधान सभा है वो चुनावों के द्वारा चुनी गई थी और संविधान सभा के अंतर्गत सारे के सारे जो भी नेता थे वो लोकप्रिय नेता थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे और वो जनता की महत्वाकांक्षाओं को, जनता की आशाओं से वाकिफ थे और उन्हीं आशाओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने संविधान का निर्माण किया था।
दूसरा, संविधान बनाने की प्रक्रिया में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया क्योंकि उस समय नेताओं के बीच संविधान की बुनियादी रेखाओं के बारे में आम सहमति थी। हाँ, ये बात सही है कि संविधान के नेताओं के बीच में बुनियादी सहमति थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, ऐसा अपन नहीं कह सकते। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए गए। केवल एक बात की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला जो बात है, केवल उसको बिना किसी वाद विवाद के विचार विमर्श के स्वीकार किया गया। बाकी अन्य सभी फैसलों पर बड़ा विचार विमर्श हुआ, बड़ा वाद विवाद हुआ। ये आम सहमति सिद्धांतों और मूल्यों पर थी कि हमें स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखना है, समानता को सर्वोपरि रखना है, नागरिक अधिकारों को सर्वोपरि रखना है, हमारी शासन व्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाना है। इन बातों पर सहमति थी, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, तो ये कथन गलत हो जाता है। संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों से लिया गया है। इस पर भी अपन ने जब ये चैप्टर पढ़ा था, बहुत बड़ा विचार विमर्श किया था। निसंदेह है हमारे संविधान में अन्य देशों के संविधानों से बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि हमारे संविधान में मौलिकता नहीं है। हमारे संविधान में जिन बातों को अपनाया गया वो भारतीय परिस्थितियों को, भारतीय अपन कहें कि नाग जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए, भारतीय समस्याओं और परेशानियों को देखते हुए कुछ बदलाव के साथ हमने स्वीकार किया। यूं का यूं हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब मौलिकता है। निसंदेह हमने दूसरे संविधानों से सीखा, उनके अनुभवों से हमने प्रेरणा ली, लेकिन मौलिकता का अभाव है, ये बात कहना गलत है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित प्रत्येक निष्कर्ष की पुष्टि में 2 उदाहरण देने हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ, इसके लिए जनता के मन में आदर था। ये एक कथन है। इस कथन की, इस निष्कर्ष की पुष्टि में अपन को उदाहरण देते हैं। देखिए, संविधान सभा के अधिकांश बड़े नेता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेता थे और वो लोकप्रिय नेता थे। इसकी बात तो अपन बार बार कर चुके हैं कि हमारी संविधान सभा को बनाने वाले नेता थे ना, वो बेहद लोकप्रिय नेता थे। जनता उनको पसंद करती थी, वो जनता के अधिकारों की बात करते थे, जनता के मूल्यों की बात करते थे। इन नेताओं के अथक परिश्रम और संघर्ष से ही हमें आज़ादी मिली है। ये वो नेता थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जिन्होंने हमें विदेशी शासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए इनके प्रति जनता के मन में विश्वास था। तो ये बात सही है कि संविधान का निर्माण विश्वसनीय नेताओं द्वारा हुआ और जनता के मन में उनके प्रति बेशक आदर था, बेहद आदर था, बेहद सम्मान था, क्योंकि सीधी सी बात है, जिन लोगों ने उनको गुलामी से मुक्ति दिलाई उनके प्रति क्या सम्मान नहीं होगा मन में। दूसरा कथन लेते हैं। संविधान ने शक्तियों का बंटवारा इस तरह किया कि इसमें उलट फेर मुश्किल है। ये कथन भी पूर्णतः सही है। संविधान ने अवरोध और शक्ति के संतुलन के सिद्धांत का पालन किया है और तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया है कि यदि कोई एक अंग संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास करता है तो दूसरा अंग है वो उस पर अपन कहें कि नियंत्रण स्थापित कर लेता है। जैसे कि हमारी विधायिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है काम रोको प्रस्ताव के द्वारा, या फिर अन्य किसी भी बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, शून्यकाल है, तो इनके माध्यम से विभिन्न प्रश्न वो रखती है। जो कार्यपालिका काम कर रही है, जो कानून बना रही है, उनके ऊपर वो सवाल उठाती है, उनका पक्ष विपक्ष देखती है। तो बहुत सारे तरीकों से, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो बहुत सारे तरीकों से हमारी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा कोई पारित किया गया कानून, उस पर नियंत्रण रखती है न्यायपालिका। न्यायपालिका है वो न्यायिक पुनरावलोकन का जो उसके पास अधिकार है, उसके तहत वो उन बनाए हुए कानूनों और नियमों का एक तरह से पर्यवेक्षण कर लेती है। अगर संवैधानिक ढांचे के अनुरूप कोई कानून नहीं है तो न्यायपालिका उसको रद्द भी कर सकती है, या फिर उसका कोई एक भाग ऐसा है जो कि संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है तो उस भाग को शून्य कर सकती है। यानी कि कोई भी अंग इतना अधिक शक्तिशाली नहीं है, सभी एक दूसरे की शक्तियों का संतुलन करते रहते हैं।
अगला कथन है, संविधान जनता की आशा और आकांक्षाओं का केंद्र है। हमारा संविधान है वो जनता की आशाओं को पूरा करता है, आकांक्षाओं को पूरा करता है। कौन सी आशाएं, कौन सी आकांक्षाएं? जब हम विदेशी शक्ति के गुलाम थे, जब हम ब्रिटिश का शासन हम पर था, उस वक्त क्या आकांक्षाएं रही होंगी जनता की? क्या चाहती होगी जनता? कि वो स्वतंत्र राष्ट्र की, स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की नागरिक बने, उसके अधिकारों की रक्षा हो, उसको कुछ मूल अधिकार मिलें, अपने निर्णय वो स्वयं ले पाएं, कुछ समाज में विकास हो, कुछ उत्पीड़ित वर्ग है उसने ये सोचा होगा कि उसको भेदभाव से मुक्ति मिले। तो क्या इन आकांक्षाओं को पूरा कर पाया हमारा संविधान? देखते हैं। देखिए, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि जनता के अधिकारों को की रक्षा करते हैं। जनता को स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जिसको संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वाला अधिकार हमें गारंटी देता है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा होगी। हुई ना जनता की आकांक्षाएं पूरी कि उसको अधिकार मिले, और वो भी गारंटी के साथ कि कोई उसके ये मूल अधिकार उससे छीन नहीं सकता है। नीति निर्देशक तत्वों का समावेश। हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि राज्य को, सरकार को ये निर्देश देते हैं कि उसे किस प्रकार से कार्य करने चाहिए ताकि वो एक लोक कल्याणकारी शासन की स्थापना कर सकें। तो इन नीति निर्देशों के तत्वों के माध्यम से सरकार को एक तरह से निर्देशन मिलता है, एक मार्ग प्रशस्त होता है। सार्वभौमिक मताधिकार हमें प्राप्त हुआ, यानी कि हमें हमारी जनता, हमें हमारी सरकार चुनने का अधिकार, हमें हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी सत्ता स्वयं संभालने का अधिकार। तो हुई ना जनता की आशा और आकांक्षाएं पूरी कि जो गुलामी का राज है उससे हमें मुक्ति मिले, और राज किसका हो? हमारा खुद का राज हो, हमारा खुद का शासन हो। तो हमें हमारा खुद का शासन मिला कौन से अधिकार के द्वारा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया हमने। आगे हम पढ़ेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व वाले चैप्टर के अंतर्गत कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली के लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, किस तरह से चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो इन सारी बातों का निर्धारण करके हमारा संविधान है वो जनता की आकांक्षाओं और आशाओं का केंद्र है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? मतलब कि संविधान में क्यों जरूरी है कि वो शक्तियों का और जिम्मेदारियों का निर्धारण साफ साफ अलग अलग अंगों में कर दे। अगर ऐसा नहीं कर पाया संविधान तो क्या हो जाएगा? देख लेते हैं अपन। अलग अलग निर्धारण इसलिए जरूरी है ताकि संस्थाएं शक्तियों के पालन में तानाशाह ना बन जाए। मतलब कि कोई भी एक संस्था है वो तानाशाह ना बन जाए, वो संविधान से अपने आप को ऊपर ना समझने लग जाए और संवैधानिक ढांचे को ही समाप्त ना कर दे। कोई एक संस्था शक्तियों का दुरुपयोग करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। इसलिए शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण आवश्यक है कि कोई भी संस्था है वो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट ना कर दे सत्ता के लोभ में। सभी संस्थाएं अपना अपना कार्य सुचारू ढंग से करें और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें। देखिए, शक्तियों का और जिम्मेदारियों का जब अलग अलग निर्धारण होगा तो सभी संस्थाओं को ये बात स्पष्ट होगी कि उनके कौन से कार्य हैं और उनके कौन से कार्य नहीं हैं। तो सभी संस्थाएं अपना अपना काम करेंगी और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। कोई एक संस्था संविधान का अतिक्रमण करे तो दूसरी संस्था उस पर नियंत्रण स्थापित करे। दूसरी संस्था उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है।
तो ये सब कैसे हुआ? तो ये देखिए कि संविधान में अगर मान लीजिए, अब अपन इस वाली बात पर चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए इस तरह का निर्धारण नहीं किया हुआ है, किसी भी संस्था को ये नहीं पता कि उसके कार्य कौन से हैं और उसके कार्य कौन कौन से नहीं हैं, तो सबसे पहले तो यही लड़ाई हो जाएगी कि संस्थाओं में आपस में इस बात पर झगड़ा हो सकता है, आपस में एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप हो सकता है कि उनकी शक्तियों का बंटवारा वो कैसे करें आपस में, क्योंकि हर कोई संस्था ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहेगी। और दूसरी बात, कोई एक संस्था मजबूत होकर संविधान के ढांचे को भी नष्ट कर सकती है। बहुत सारे देशों में ऐसा हुआ है कि संवैधानिक ढांचे को नष्ट करके किसी दल विशेष ने या फिर किसी शक्तिशाली ताकतवर व्यक्ति ने एक तानाशाही सत्ता की स्थापना कर ली। इसलिए संविधान में आवश्यक है कि सभी संस्थाओं की शक्तियों का और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण हो, ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें और संवैधानिक ढांचे की, संविधान के मूल सिद्धांतों की रक्षा हो सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? कि जो शासक हैं, जो सत्ता पक्ष है, उसकी सीमाओं का निर्धारण संविधान में होता है। क्या आवश्यकता है इसकी? क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ही ना दे? देखिए, सबसे पहले तो अपन इस बात पर बात करते हैं कि शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है। ये वाली बात अपन ने जब इस चैप्टर का पहला वीडियो अपन ने देखा था, उसमें अपन ने शायद की थी। क्या बात की थी कि मान लीजिए कि संविधान में इस बात का निर्धारण हो गया कि इस तरह से चुनाव होंगे और इस तरह से सरकार बनेगी। उस निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हुए सरकार बन गई। अब उस सरकार ने, जो कि हमारी ही चुनी हुई सरकार है, जो कि संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए बनी सरकार है, उस सरकार ने कोई अन्यायपूर्ण कानून लागू कर दिया। उस सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया कि मान लीजिए किसी धर्म विशेष के जो व्यक्ति हैं, उनको अपनी पद्धति से पूजा करने की अनुमति नहीं है। किसी रंग विशेष के व्यक्ति हैं, उनको हमेशा गुलामी ही करनी है। या फिर किसी जाति विशेष के व्यक्ति हैं, उनको नौकरी में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। इस तरह का अगर कानून सरकार बना दे तो क्या कर सकते हैं अपन? क्या करेंगे अपन? सरकार तो वही है जिसको अपन ने चुना है। तो इसके लिए कि सरकार कोई न्यायपूर्ण निर्णय ना ले सके, सरकार जनता की जो आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको हमेशा पूरी करती रहे, इसलिए संविधान सरकार पर भी कुछ नियंत्रण लगाता है। वो हमें मौलिक अधिकार देता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायालय को कुछ अधिकार देता है कि वो सरकार के ऐसे निर्णयों को अवैध घोषित करें। देखते हैं अपन, यहाँ जनता के हितों को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सरकार पर सीमाएं लगाना आवश्यक है। शासक कोई अन्यायपूर्ण कानून ना बना सके, इसलिए सीमाएं लगाना आवश्यक है। और शासक लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बने रहें, इसलिए संविधान है वो शासकों की सीमा का निर्धारण कर देता है। अगला क्वेश्चन इसी में ही है कि ऐसा भी संविधान हो सकता है क्या जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे? ऐसा संविधान, अगर कोई तानाशाही शासन व्यवस्था है, अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जहां पर नागरिकों की नैतिक मूल्यों से कोई लेन देन नहीं है, तो इस तरह का संविधान हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे संविधान भी नागरिकों को अधिकार देने का दिखावा जरूर करते हैं। वो इसी तरीके से उस संविधान का निर्माण करेंगे कि जिससे वो जनता को और नागरिक अधिकारों का, अपन कहेंगे अधिकार देने का दिखावा करते हैं। हकीकत में जनता को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ऐसे संविधान का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध संविधान ऐसा नहीं हो सकता जो नागरिकों को कोई अधिकार ना दे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की अपन बात करें तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ऐसा कोई भी संविधान नहीं हो सकता है जो नागरिकों के अधिकारों की बात ना करे, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ना करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब जापान का संविधान बना तब दूसरे विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद जापान अमेरिकी सेना के कब्जे में था। जापान के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान असंभव था जो अमेरिकी सेना को पसंद ना हो। क्या आपको लगता है कि संविधान को इस तरह बनाने में कोई कठिनाई है? भारत में संविधान बनाने का अनुभव किस तरह इससे अलग है? इसका उत्तर देखते हैं अपन कि जब राष्ट्र अन्य देश के कब्जे में होता है तो स्वयं
की अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान बनाना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो शासक वर्ग होता है वो या तो अन्य देश के अधीन होता है, उसके दबाव में होता है, या फिर शासक ही अन्य देश के होते हैं। तो ऐसे में अगर वो लोग संविधान बनाएंगे या वो लोग संविधान सभा का निर्माण करेंगे तो निसंदेह है उस संविधान में ऐसी कोई बात आना जो उस वर्ग को पसंद ना हो, असंभव सी ही लगती है। संविधान पर शासक राष्ट्र का प्रभाव होता है। ऐसे संविधान में शासक राष्ट्र के हितों का अधिक ध्यान रखा जाता है, यानी कि वो लोग अपने देश के हितों का, अपने राष्ट्र के हितों का ध्यान अवश्य रखते हैं। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान भारतीयों द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा बना है। हमारे यहाँ संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था और भारतीयों ने वो चुनाव किया था। संविधान सभा लोकप्रिय नेताओं की बनी थी, इसलिए इसे जन समर्थन प्राप्त था। हमारे ऐसे नेताओं ने बनाई थी संविधान सभा जो कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जो कि जनता की महत्वाकांक्षाओं को, जनता की आशाओं को समझते थे। भारतीय संविधान पर किसी तरह का अंग्रेजी सरकार का दबाव देखने को नहीं मिलता है। भारतीय संविधान है उसमें नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी तत्वों का प्रावधान किया गया है, मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लोक कल्याणकारी मूल्यों का, सिद्धांतों का प्रावधान किया गया है। तो संविधान को देखने से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय संविधान सभा ने अंग्रेजी सरकार के दबाव में कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा प्रावधान संविधान में शामिल किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजत ने अपने शिक्षक से पूछा, संविधान एक 50 साल पुराना दस्तावेज है और इस कारण वह पुराना पड़ चुका है। किसी ने इसको लागू करते समय मुझसे राय नहीं मांगी। ये इतनी कठिन भाषा में लिखा हुआ है कि मैं इसे समझ भी नहीं सकता। आप मुझे बताएं कि मैं इस दस्तावेज की बातों का पालन क्यों करूं? अगर आप शिक्षक होते तो रजत को क्या उत्तर देते? तो देखिए, कोई भी संविधान 50 साल पहले बना था, हो सकता है कि आज वो प्रासंगिक ना हो, लेकिन अगर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में लचीलेपन का मिश्रण है। लचीलेपन का एक गुण भारतीय संविधान में है कि परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान की बहुत सारी बातों में बदलाव संभव है और हमारे संविधान ने ऐसे बदलाव किए भी हैं। बदलते वक्त के अनुसार, बदलती परिस्थितियों के अनुसार हमारा संविधान प्रासंगिक बने रहने के लिए संशोधन करता है और संशोधन को स्वीकार करता है। तो 50 साल पुराना है लेकिन प्रासंगिक नहीं है, ये बात नहीं कही जा सकती। और दूसरी बात, हमसे राय नहीं मांगी गई, ये बात भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता द्वारा, भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था। इसका मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे हम सभी की राय वहाँ मानी गई थी, या फिर हम सभी की राय कहीं के वहाँ पर मूल्यवान थी। आज भी जब सरकार बनती है तो सरकार कोई निर्णय लेती है तो वो हमसे नहीं पूछती है, वो हमसे नहीं पूछती कि जीएसटी का कानून मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, लेकिन क्योंकि सरकार हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी है तो सरकार द्वारा बनाए गए हर एक कानून में कहीं ना कहीं हमारी राय शामिल होती है। तो देख लेते हैं अपन, भारतीय संविधान में लचीलेपन का गुण है, इसलिए बदलती परिस्थितियों के साथ बदलाव के कारण हमारा संविधान आज भी प्रासंगिक है। संविधान सभा संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात वो हमारा भी प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के क्रियाकलाप से जुड़े अनुभवों को लेकर एक चर्चा में 3 वक्ताओं ने अलग अलग पक्ष रखे। पहला वक्ता ले लेते हैं। पहला वक्ता है हरवंश। वो कह रहा है कि भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है, कि भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया है। इस कथन से हम सहमत हैं या असहमत हैं? तो इस कथन से हम सहमत हैं। क्यों हैं हम सहमत? क्योंकि भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना की शुरुआत इस शब्द से होती है कि हम भारत के लोग, यानी कि हमारा भारतीय संविधान शक्ति किसको प्रदान कर रहा है? जनता को। शक्ति का स्रोत कौन है? जनता है। संविधान को लागू कौन कर रहा है? जनता लागू कर रही है। तो निसंदेह है ये एक लोकतांत्रिक ढांचे के, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का गुण है कि यहाँ संपूर्ण शक्तियाँ जनता में निहित हैं। दूसरी बात, अपने यहाँ नियमित अंतराल में
चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान ने इस तरह की व्यवस्था की है कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब पहले लोकसभा चुनाव हुए 1951 में, तब से लेकर अब तक कुछ एक दो अपवादों को छोड़कर लगातार नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं, सरकारें चुनी जाती हैं, सरकारें बदली जाती हैं। ये भी लोकतांत्रिक ढांचे का ही एक अपन कहें कि प्रमाण है। लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव होते हैं, ठीक है ना। चुनाव हमेशा लोकतांत्रिक प्रणाली से होते हैं, जैसा कि संविधान में वर्णन किया गया है, जैसा कि संविधान में प्रावधान है, उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप चुनाव हमेशा करवाए जाते हैं। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास भी संविधान द्वारा किया गया है, जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ कानून बना, जैसे कि बाल विवाह के खिलाफ कानून बना, जैसे कि अपन अभी ये जो 3 तलाक वाला मामला था इसके खिलाफ कानून बना। महिला शिक्षा के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए विशेष परियोजनाएं चालू की गई हैं सरकार ने। विधवाओं के लिए विशेष प्रयास किए हैं, बेरोजगारों के लिए विशेष प्रयास किए हैं। तो मतलब कि समाज के हर तबके के लिए सुधार के, उस हर तबके को एक समानता के स्तर पर लाने के लिए हमारी सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, और ये प्रयास संविधान के अनुरूप ही तो हैं। कहीं ना कहीं हमारे संविधान ने ही तो निर्देश दिया है सरकारों को कि उन्हें इस तरह से समाज में समानता स्थापित करनी है, असमानता को समाप्त करना है, हर एक उत्पीड़ित तबके को समानता के स्तर पर लाना है, और किस तरह से न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी है। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है। जैसे कि अभी अभी अपन ने बात की थी, अपने मूल अधिकार हैं और उन अधिकारों की रक्षा हमारा न्यायालय करता है। दूसरा कथन है नेहा का। नेहा कह रही है कि संविधान में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा सुनिश्चित करने का विधिवत वादा है। चूंकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए संविधान असफल है। नेहा कह रही है कि स्वतंत्रता और समता और भाईचारा ये सब निर्धारित करने के लिए वादा किया है संविधान ने कि हम स्वतंत्रता की स्थापना करेंगे, समानता की स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए हमारा संविधान असफल है। तो देखिए, इस कथन से कुछ बिंदु सहमति के भी हैं और कुछ बिंदु असहमति के भी हैं। पहले अपन सहमति के बिंदु पढ़ते हैं कि आज भी असमानता व्याप्त है। बिल्कुल आप अपने आसपास देखते होंगे कि वंचित वर्ग है, आज भी भेदभाव है जाति के आधार पर, आज भी भेदभाव है धर्म के आधार पर, तो आज भी हमारे समाज में असमानता है। तो समता वाली बात कि संविधान ने वादा किया था, समता नहीं आ पाई, तो बिल्कुल आज भी असमानता व्याप्त है। आज भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, बहुत सारी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं बार बार, और आपसी विद्वेष भी है धर्म के नाम पर। दूसरा, बहुत सारे दागी नेता, अपन बात करें तो बहुत सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि हमारी सरकारों में, हमारी संसद में पहुंचे हुए हैं। आज भी वंचित वर्ग है, शिक्षा से वंचित वर्ग है, स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग है, एक पोषक जो भोजन है, पोषक स्तर प्राप्त करने वाला, उससे भी वंचित वर्ग है, रोजगार से वंचित वर्ग है। तो आज भी बहुत बड़ा वंचित वर्ग हमारे देश में है। और महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी हो रहा है। इतने सालों के बाद, संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद, आज भी महिला वर्ग के साथ भेदभाव होता है। आज भी महिलाओं का सही अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है सरकार में या फिर कहीं की राजनीति में। लेकिन केवल संविधान में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, केवल ये सब बुरा ही बुरा है, केवल अपन वंचित वर्ग को ही देखें, केवल अपन असमानता को ही देखें, केवल अपन सांप्रदायिकता को ही देखें और ये कहें कि संविधान असफल है, तो ये बात पूर्णतया सत्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर अपन संविधान की सफलता भी आंक सकते हैं और अपन ये कह सकते हैं कि नहीं, बहुत सारी जगहों पर संविधान है वो सफल हुआ है। जैसे कि शिक्षा में बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि देश के विकास में भी प्रगति आई है, जैसे कि कृषि की भी उन्नत तकनीकें आई हैं, जैसे कि आज एक आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। देख लेते हैं, अगर अपन विकास भी हुआ है, विकास की भी हमने एक उच्च दर प्राप्त की है, शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है, सामाजिक समानता हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अस्पृश्यता के लिए कानून बनाया है, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जैसे कि भामाशाह योजना अपनी, उसमें महिला को मुखिया माना जाता है परिवार का। बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं और धीरे धीरे बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपन इसको सफलता ही कहेंगे संविधान की। हर एक बात में संविधान असफल हुआ ऐसा नहीं है।
और सभी सबसे बड़ी बात, जितने भी देशों हमारे जो हम आज़ाद हुए थे उसके आसपास के वर्षों में जितने भी देश आज़ाद हुए थे उनमें सबसे सफल संविधान विकासशील देशों से अगर तुलना करें तो हमारे भारत देश का है। अगला जो कथन है वो है नाजिमा का। नाजिमा कहती है कि संविधान असफल नहीं हुआ, हमने उसे असफल बनाया है। क्या आप इनमें से किसी पक्ष से सहमत हैं? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों अपना पक्ष? नाजिमा ने ये कहा कि संविधान स्वयं, जैसे कि नेहा ने कहा कि संविधान असफल है, नाजिमा कहती है कि संविधान असफल नहीं है, हमने संविधान को असफल बनाया है। क्या कारण है कि हम संविधान को और असफल कह रहे हैं? तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर मतदान हम ही करते हैं। एक राजनेता है, वो वोट मांगता है, तो वो किस आधार पर वोट मांगता है? वो इस बात का ध्यान रखता है कि जनता है वो कौन सी बात सुनकर मुझे वोट देगी। तो कहीं ना कहीं हमने प्रदर्शन किया है अपने धार्मिक रूप से, अपने सांप्रदायिक विचारों का, हमने जातीय भेदभाव के विचारों का, तभी उसको जो भी उम्मीदवार है वो वोट मांगने की हिम्मत कर रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। और हमने मतदान भी किया है जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर। तो जब हम मतदान ही जाति के आधार पर कर रहे हैं, मतदान ही हम धर्म के आधार पर कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से भेदभाव खत्म होगा? दूसरा, दागी नेताओं को समर्थन देने वाले भी हम ही हैं। जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जिनके खिलाफ बहुत गंभीर अपराधों के और मुकदमे लंबित हैं, उनको भी जिताकर हम ही भेजते हैं सरकार में। तो यहाँ भी हमने असफल बनाया है संविधान को। सामाजिक स्तर पर भेदभाव, ये भी तो सामान्य लोगों के द्वारा ही किया जाता है ना। सामाजिक स्तर पर भेदभाव, अगर किसी दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, कई बार अखबारों में आता है कि दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, तो दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया, वो नहीं चढ़ने देने वाले लोग कौन हैं? वो लोग हम ही हैं, वो लोग हमारे ही समाज के वो लोग हैं। यानी कि संविधान को असफल यहाँ हम बना रहे हैं। हमारे संविधान ने इस बात का और कहें कि प्रावधान कर दिया, इस बात का कानून बना दिया, समानता की बात कर ली, लेकिन फिर भी हम उसको सफल नहीं होने दे रहे। हम वहाँ इस तरह के भेदभाव वाले आचरण कर रहे हैं। जागरूकता की कमी है, हमें में जागरूकता की कमी है। हमें ही नहीं पता हमें अधिकारों का, हमें ही नहीं पता हमारे कर्तव्यों का, तो फिर संविधान असफल होगा ही। देश हित के सभी कार्य करने की जिम्मेदारी हम केवल सरकार की समझ लेते हैं, ऐसी हमारी सोच है। आज भी हिंदुस्तान के बहुत बड़े वर्ग की ये सोच है, बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है जिसकी ये सोच है कि देश हित का सारा काम तो सरकार करेगी। अगर हमसे ये अपील की जाती है कि हम कचरा ना फैलाएं, तो हम इस बात को ध्यान ही नहीं देते कि इतने सारे लोग हैं, सभी इधर उधर फेंक रहे हैं कचरा, मेरे एक के ना फेंकने से क्या हो जाएगा, मेरे एक के प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने से क्या हो जाएगा। मतलब कि हम सरकार की जिम्मेदारी समझते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करेगी तो सरकार करेगी, अगर देश की सफाई करेगी तो सरकार करेगी, अगर और भी कोई नियम कानून या फिर जो हम कर सकते हैं तो वो सरकार करेगी। हम इंतजार करते हैं कि जब तक कोई कानून ना बने, जब तक कोई दंड हम पर ना लागू किया जाए, तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। आसपास आपने देखा होगा और शायद आपने किया भी होगा कि जब अपन देखते हैं कि पुलिस वाला खड़ा है किसी चौराहे के ऊपर, तब अपन हेलमेट लगाते हैं और अपन चारों ओर देखते हैं, रेड लाइट है, अपन चारों ओर देखते हैं कि कोई नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाला, अपन रेड लाइट क्रॉस कर जाते हैं। जबकि ये सारे प्रावधान, हेलमेट लगाने का नियम, रेड लाइट है उसका नियम, या फिर जो स्पीड है, गति है कि किसी अब लिखा जाता है उसके ऊपर रोड पर, हाईवे पर कि भाई अधिकतम सीमा इतनी है, इससे ज़्यादा हाई स्पीड पर गाड़ी नहीं चलानी है, तो यूँ देखता है कि हाँ पुलिस वालों की गाड़ी खड़ी है तो स्पीड कम कर लेते हैं, वरना बहुत तेज गति से गाड़ी चलाई जाती है। तो एक बार सोच कर देखें कि ये कानून किस लिए बनाए होंगे सरकार ने। ये कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने, हेलमेट हम लगाएंगे हमारी सुरक्षा है, अगर हम धीमी गति से गाड़ी चलाएंगे हमारे जीवन की सुरक्षा है। लेकिन फिर भी हम उनका पालन कब करते हैं? जब वहाँ कोई सरकारी पुलिस वाला खड़ा हमारी देखरेख करता है, हमारे सर पर एक डंडा लिए खड़ा रहता है। इसके अलावा हम खुद अपनी मनसा से उस कानून का ही पालन नहीं कर रहे जो हमारी रक्षा के लिए है। सफाई की बात, सामाजिक समानता की बात, ये तो बहुत दूर की बात है। तो बिल्कुल सहमत हैं इस कथन से नाजिमा के कि संविधान असफल नहीं है, हमने उसको असफल बनाया है। हमें अपनी सोच में बदलाव करना होगा कि अगर पूरे देश में साफ सफाई रहे, हम तुलना करते हैं दूसरे देशों से, तो वो जिम्मेदारी हमें लेनी होगी व्यक्तिगत रूप से कि कोई करे ना करे, मुझे तो
करनी है। अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल कोई बंद करे ना करे, मुझे तो करना है। अगर कानूनों का पालन कोई करे ना करे, मुझे तो करना है। अगर हम भारतीय ये सोच अपनाने लग जाएंगे, निसंदेह हमारा संविधान, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली सारे के सारे बेहद सफल होंगे, सफलतम होंगे। धन्यवाद।